नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला है 10 का दम खबरों का। और साथ ही सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें तमिलनाडु से जुड़ी हुई, जहां तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर के तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है। पूरे भारत में तमिलनाडु की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर है, जहां अमित शाह ने दुकोटई में सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। डीएमके सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। आने वाले चुनाव में बीजेपी, एआईएडीएमके और हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर के कांग्रेस और डीएमके को आखिरी टक्कर देने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने जा रही है। तो फिलहाल गृह मंत्री की ओर से जमकर निशाना साधा किया है डीएमके के ऊपर, और यह बताया गया कि तमिलनाडु की सरकार वो सबसे भ्रष्ट पूरे देश भर में जानी जाती है। सरकार भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। तो फिलहाल देखिए तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज हुंकार भर दी है तमिलनाडु पहुंचने के साथ ही, क्योंकि 2 दिनों का ये दौरा, और जिस वक्त तमिलनाडु पहुंचे उन्होंने जिस तरह संबोधित किया तमिलनाडु के लोगों को, और सीधे सीधे निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा। और साथ ही ये भी कहा है कि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे कि तो डीएमके की सरकार आपको सबसे ज्यादा भ्रष्ट नजर आएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि तमिलनाडु के 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही बताया जा रहा है कि पूरे भारत में तमिलनाडु की सरकार को सबसे भ्रष्ट करार गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके सरकार को दिया है। वहीं जमुई में बिहार सरकार की खेल एवं आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के बिहार के महिलाओं पर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया और कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का बयान महिलाओं का अपमान है, इसे माफी योग्य नहीं माना जा सकता है। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि भले ही सोशल मीडिया पर माफी मांगी हो, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग दोबारा न किया जाए। खेल विभाग द्वारा अनेकों योजनाओं को धरातल पर जीवंत किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। जहां एक तरफ जो ऐसे नौसिखिए खिलाड़ी हैं, एमेच्योर खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, उनके प्रोत्साहन के लिए स्पॉन्सरशिप की योजना का पोर्टल खोला गया है, जहां एक फेज़ में एक लेवल पर 3 लाख और दूसरे लेवल पर 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। अमूमन क्या देखा जाता है कि खिलाड़ी जब कोई पद या पदक जीत जाता है तभी उसको प्राइवेट या सरकार की स्पॉन्सरशिप या प्रोत्साहन राशि मिलती है। बिहार सरकार ने उस चीज़ को बदला है, और जो युवा खिलाड़ी हैं जो अभी कोई ऐसा पदक नहीं जीता है लेकिन जीतने की क्षमता रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे आतंकी। हर आतंकी डॉक्टर के पास थी घोस्ट सिम। आतंकी एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बड़ी खबर
बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरीके से लाल किले के सामने एक जोरदार धमाका हुआ था और इसमें आतंकियों के कनेक्शन सामने आए थे। बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से कुछ हैंडलर्स जो इन लोगों के साथ में लगातार कांटेक्ट में थे, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम देने के लिए एक पहले से प्रिपरेशंस की गई थी, प्लानिंग की गई थी और धीरे धीरे ये आईडी स्टॉक किया जा रहा था। और अब जब यहाँ पर धमाका होता है उसके बाद से जब जांच शुरू होती है तो जांच की प्रक्रिया में पता चलता है कि कई सारे डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था। और अब इस केस को लेकर के एक और बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में लगातार आतंकी बरकरार थे और हर आतंकी डॉक्टर के पास एक घोस्ट सिम भी थी जो कि कन्वर्सेशंस को एनक्रिप्ट कर रही थी और ये एनक्रिप्टेड एप्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति इनके ना तो कॉल्स को सुन पाए या रिकॉर्ड कर पाए और ना ही मैसेजेस को पढ़ पाए। तो इनक्रिप्टेड मैसेजेस के बारे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर दिखाई देता है कि आपके मैसेजेस जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उनके साथ एनक्रिप्टेड है, यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके मैसेजेस को देख या पढ़ नहीं सकता है। यानी इसी तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल ये आतंकी भी कर रहे थे। ये एक प्राइवेसी का मामला होता है जिस वजह से कोई भी ऐप एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस को लेकर के बड़ा खुलासा है। ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से लगातार आतंकी संपर्क में थे और फिर उन्हीं के कमांड पे ये सभी आतंकी डॉक्टर्स काम कर रहे थे, क्योंकि कई डॉक्टर्स का नाम इस पूरे केस में सामने आया था। बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को इस केस के तहत में जोड़ा गया था। उन्हें ये पहले से समझाइश दी गई थी कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कब इस घटना को अंजाम देना है। और ये जो सारी प्लानिंग थी, इस प्लानिंग पर पानी तब फिरा जब गलती से डेटोनेटर का जो बटन था वो दब गया और यहां ये ब्लास्ट हो गया, क्योंकि उनकी प्लानिंग इससे भी ज्यादा बड़ी थी। तो वहीं यूपी के फतेहपुर में खतरनाक स्टंट का एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक नेशनल हाईवे पर चलती बाइक पर लेट करके कई किलोमीटर तक बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। स्टंट न सिर्फ युवक की जान के लिए खतरा बना, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी जोखिम में डालता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो थरियाव थाने क्षेत्र के नेशनल हाईवे का और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में इस वक्त हड़कंप है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि स्टंट करने वाला युवक कौन है और वीडियो कब का है। तो इस वीडियो को आप भी देख पा रहे हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट और साथ ही ये शख्स जो कि स्टंट तो कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या इस व्यक्ति की खुद होगी, और साथ ही साथ अगर दुर्घटना में किसी और को भी चोटें आती हैं या सड़क पर चल रहे लोग भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं इसके साथ में, तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी। तो वहीं वाराणसी के करोमा दुनियापुर में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के अब हिंदूवादी संगठन ने जमकर के हंगामा किया। सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं ने संगठन का विरोध किया। महिलाओं का यह कहना है कि उन्हें किसी तरह का लालच नहीं दिया गया, वो अपनी मर्जी से प्रार्थना सभा में आई। वहीं पुलिस में प्रार्थना सभा आयोजक को हिरासत में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद से बांग्लादेश अब गीदड़ भभकी पर आ चुका है। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं खेलेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर वहां की यूनुस सरकार ने भी मुहर लगा दी। बीसीडी ने टीम के भारत नहीं जाने के फैसले का कारण सुरक्षा से संबंधित कारणों को बताया। हालांकि अब आईसीसी का फैसला लेना है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को मानता है या फिर उन्हें मैच भारत में खेलने के ही निर्देश दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बौखलाया बांग्लादेश, भारत में नहीं खेलेगा क्रिकेट। बांग्लादेश की गीदड़ भभकी, निकल जाएगी हेकड़ी। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से आउट करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखला गया है। बांग्लादेश की बौखलाहट और उसकी छटपटाहट का आलम यह है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप के मैच भारत में नहीं खेलने का फैसला लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में नहीं जाने के टीम के फैसले का कारण सुरक्षा से संबंधित कारणों को बताया है। आईसीसी को भेजे गए एक ईमेल में बीसीबी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप के लिए टीम को भारत भेजना संभव नहीं है। बीसीबी के इस फैसले पर मुहर लगाते हुए बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ये फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हिंसक सांप्रदायिक नीति के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी छोड़ने के लिए कहा गया। बांग्लादेशी सरकार और क्रिकेट बोर्ड इसे अपने खिलाड़ियों के अपमान के रूप में देख रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का मानना है कि यदि उनके खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट में उचित सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल सकती तो वो विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए एक बयान जारी किया और कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में बांग्लादेशी क्रिकेट, हमारे क्रिकेटरों और अपने देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। बांग्लादेश अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और किसी भी बाहरी दबाव या अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में इटली, नेपाल, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ रखा गया है। बांग्लादेश को अपने 4 लीग मैच में से 3 कोलकाता और 1 मुंबई में खेलने हैं। बांग्लादेश के लीग मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में और 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में है। बहरहाल बांग्लादेश की गीदड़ भभकी भरे फैसले के बाद अब गेंद आईसीसी के पाले में है कि क्या वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांगों को मानता है या फिर T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जस की तस रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों की बेअदबी, घर दुकानों में आग और इसी आग की लपटें अब क्रिकेट तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर गूंजा एक ही नारा, मुस्तफिजुर रहमान। सड़कों से लेकर इंटरनेट तक विरोध शुरू हो गया। हिंदू संगठनों की मांग साफ थी कि जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं तो फिर उनके खिलाड़ी भारत में क्यों खेले। दबाव बढ़ा और फिर फैसला आया। बीसीसीआई ने तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए। बीसीसीआई ने आदेश में यह कहा कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर करो। शाहरुख खान की केकेआर ने भी तुरंत कार्रवाई कर मुस्तफिजुर को टीम से आउट कर दिया। लेकिन इस फैसले से बांग्लादेश तिलमिला उठा और गीदड़ भभकी शुरू कर दी। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग कर रहा है। प्लेयर सेफ्टी का हवाला देते हुए आईसीसी जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। क्रिकेट से पहले देश, खेल से पहले इंसानियत। हिंसा पर कोई समझौता नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घर दुकानों में आग और उसी देश का खिलाड़ी भारत में खेलता रहे, यही सवाल उठा और सवाल ने लिया आंदोलन का रूप। देश भर में विरोध, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बैन, मुस्तफिजुर रहमान और हिंदू संगठनों की साफ मांग। जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं तो उनके खिलाड़ियों को भारत में क्यों खिलाया जाए। और फिर आया बड़ा फैसला, बीसीसीआई का 2 टूक बयान कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज किया जाए। बोर्ड का आदेश और शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बिना देरी किए मुस्तफिजुर को स्क्वाड से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बीसीसीआई का केकेआर को आदेश। मुस्तफिजुर को टीम से आउट करने के दिए थे आदेश।
शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध। हिंदू संगठनों की मांग पर मुस्तफिजुर को हटाया। मुस्तफिजुर रहमान पर एक्शन के बाद बांग्लादेश तिलमिला उठा और उसकी अब शुरू हुई गीदड़ भभकी और बांग्लादेश सरकार के मामले में एंट्री हो गई है। यूनुस सरकार ने निर्देश दिए कि भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच अब श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। बांग्लादेश की मांग, भारत में होने वाले मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB अब सीधे ICC का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी है। प्लेयर सेफ्टी के नाम पर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करेगा। मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट हों। प्लेयर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता में बांग्लादेश बोर्ड। बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर रोक लगाने की तैयारी। बांग्लादेश में IPL बैन करने की गीदड़ भभकी। भारत के खिलाफ ICC के पास जाएगा बांग्लादेश। लेकिन भारत का स्टैंड भी क्लियर कट है। क्रिकेट से ऊपर देश की सुरक्षा, खेल से ऊपर इंसानियत और हिंसा पर जीरो टॉलरेंस। मुस्तफिजुर रहमान का IPL से बाहर होना एक खिलाड़ी की विदाई नहीं, यह है सख्त चेतावनी। भारत ने साफ कर दिया है कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी, दोहरे मापदंड नहीं और दबाव में फैसला भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ट्रंप का मादुरो दाव, दुनिया में तनाव। जी हां, दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा दुनिया के कई मुल्क कर रहे हैं, तो कुछ अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका का यह एक्शन बताता है कि दुनिया एक नए ग्लोबल युग में प्रवेश कर चुकी है। दुनिया में अब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद ही नहीं है, ना UN, ना अंतर्राष्ट्रीय अदालतें। अब राज उसी का होगा जिसकी लाठी में दम है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ करके फिर से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्वस्त कर दिया। मादुरो पर नार्को टेररिज्म फैलाने, कोकीन की तस्करी और विनाशकारी हथियारों के जरिए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क में है, ट्रंप के कब्जे में है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया है, और इससे पहले अमेरिका 3 देशों के नेताओं को ऐसे ही पकड़ चुका है। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 2003, और साथ ही अमेरिकी सेना ने जब पकड़ा था, और इसके अलावा लीबिया के गद्दाफी का राज ऐसे ही खत्म किया गया था। सवाल ये, अगला नंबर किसका है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप का वेनेजुएला पर वार, दुनिया में हाहाकार। 2 जनवरी तक राष्ट्रपति थे, आज मादुरो लाचार। मादुरो की गिरफ्तारी, दुनिया हिल गई। ट्रंप का सुपर दाव, दुनिया में तनाव। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्यूशन सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। क्या मादुरो का हाल भी सद्दाम, गद्दाफी जैसा होगा? मादुरो के बाद अगला नंबर किसका? दुनिया पर बढ़ा महायुद्ध का खतरा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद 2 धड़ों में बंट गई दुनिया। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। सटीक ऑपरेशन से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क लाया गया। हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मादुरो अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हैं। इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। इधर मादुरो पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने की अपील की। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। रूस ने कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कत्ल कर वेनेजुएला पर अवैध हमला किया।
मॉस्को चुपचाप नहीं देखेगा। इस हमले ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा किया। ईरान ने कहा कि वेनेजुएला पर हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चीन का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। एक राष्ट्रपति को खुलेआम बंदी बना लिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को गलत ठहराया। उनका कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर गहरा आघात है। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करें वरना गंभीर परिणाम होंगे। क्यूबा ने कहा, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पूरे महाद्वीप पर हमला है। कोलंबिया ने अमेरिकी हमले को राजकीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया। अर्जेंटीना और इक्वाडोर समेत एलन मस्क ने ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने कहा, आजादी जिंदाबाद। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने कहा, नार्कोचो विस्टा अपराधियों का साम्राज्य ढह गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा, बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, ये पूरी दुनिया की जीत है, खासकर तानाशाहों को ये साफ संदेश है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बारीकी से नजर रखी है। हमने मादुरो के बुरे कामों की हमेशा निंदा की है। वेनेजुएला ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रहा था। तो यूरोपीय यूनियन EU ने कहा, ट्रंप संयम बरते, वेनेजुएला में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। वेनेजुएला पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर चिंता जताई और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। कुल मिलाकर निकोलस मादुरो पर ट्रंप की कार्रवाई को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। मादुरो के बाद अगला नंबर किसका, ये सवाल दुनिया पूछ रही है। क्या दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है? तो पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेकरार खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके लगातार मुनीर सेना को चुनौती दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए हर हथकंडे अपना रहा है और पाकिस्तान सरकार और उसकी आर्मी को घुटने टेकने को मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान खैबर लड़ाकों के प्रहार की आग में जल रहा है। अफगानिस्तान की सीमा के पास लखी मरवत प्रांत जिले में गश्त कर रही पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस गोलीबारी और इसकी गवाही भी दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भाई ये सांस नहीं ले रहा, पकड़ो उसे। खैबर में खबरदार, मुनीर कैंप में हाहाकार। खैबर में मुनीर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज। खैबर का आजादी प्लान, शहबाज मुनीर परेशान। खैबर खाली करो वरना मारे जाओ। पाकिस्तान की मुनीर सेना खुद को मजबूत और ताकतवर बनाने की लाख दावे करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके और बलूचिस्तान की बलूच सेना ने उनके नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में दोनों प्रांत खुद को स्वतंत्र करने के लिए लंबी और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के सीमा के पास स्थित पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कर्मियों पर किया गया हमला इसकी बानगी है। खैबर पख्तूनख्वा लड़ाकों की पूरी कोशिश है कि 2026 में वो पाकिस्तान से अलग हो जाएं और खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करें। दरअसल पाकिस्तान ने स्वतंत्र होने की ये लड़ाई अब निर्णायक होती जा रही है और यही वजह है कि खैबर के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत जिले में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गोलाबारी की। यह हमला उस समय किया गया जब पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस दैनिक गश्त लगा रही थी और इसी दौरान घात लगाकर बैठे खैबर लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान की असीम मुनीर सेना और सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो 2026 में अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर ले
लिहाजा वो इस मामले में भारत से भी दखल देने की अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।